नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देखिए, अभी इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरीके से जंग चल रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच जंग चल रही है। तो ऐसे में इंटेलिजेंस इनपुट का कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सब कुछ जो भी हो रहा है वो इंटेलिजेंस इनपुट पर कितना डिपेंड करता है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए, क्योंकि कई अलग अलग मुद्दे हैं, एक तरफ इंटेलिजेंस इनपुट और उसी दौरान एक खबर आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने आरएसएस और खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ पर बैन की मांग की है। तो सोचिए, रॉ जिस पर हम इतना डिपेंड करते हैं हमारे इंडिया के इंटेलिजेंस के लिए, आरएसएस को लेकर के राजनीति का मुद्दा तो हो ही रहा है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन रॉ पर बैन लगाने की यदि कोई मांग कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। और इसीलिए आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, देखिए मैं आपको एक बताती हूँ यहाँ पर, रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र ओझा जी। लेकिन जब आप एआई या चैट जीपीटी में जाकर के इनके बारे में सर्च करेंगे तो रॉ के पूर्व एचओडी, यानी कि वहाँ पर जो ट्रेनी लोग जाते हैं, वहाँ पे जो पढ़ने वाले लोग जाते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, इन्हें ये ट्रेन करते थे। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छे अच्छे जो हमें रॉ चीफ मिले हैं और जो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जितने भी हैं, उनको इन्होंने टीच किया है, उन्होंने ट्रेन किया है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में। रॉ का खौफ तो हम जानते हैं कि कितना भी बड़ा अगर हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है तो रॉ एक मजबूत बैकबोन की तरह खड़ा होता है, और उसका खौफ हमने देखा है। उसको लेकर के बहुत सारे सवाल मेरे मन में है। तो सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे आपसे कि रॉ की कितनी अहमियत आप मानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में, क्योंकि आप इतने लोगों को आप ट्रेन कर चुके हैं। नो डाउट काफ़ी सवाल मन में घूम रहे हैं मेरे। देखिए, पहली बात तो मैं कभी नहीं चाहता था कि कहीं किसी चैट जीपीटी में या कहीं पे भी मेरा नाम आए और लोग मुझे जाने। मैं चाहता था काम करने के बाद मैं चुपचाप चला जाऊं, एकदम गुमनाम हो जाऊं, चर्चा नहीं हो। लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहे, ये मीडिया में आया और अब सबको पता चल गया है, तो चलिए इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ तक रॉ का सवाल है, मैं रॉ के बारे में नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कुछ। मैं कहूँगा एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का, कि अगर आप बड़ी पावर हैं तो आप अपने घर के भीतर देख के नहीं रह सकते हैं। मैंने एक जगह और कहा था कि एक सिविलाइजेशन के रूप में हमें स्ट्रेटेजिक मायोपिया थी। अगर आप बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे और बाहर की समस्याओं को बाहर में ही नहीं दबा देंगे, तब आपके डोमेस्टिक एजेंसीज पे प्रेशर बहुत पड़ेगा। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, देखिए हमारे पास बहुत लंबा ट्रेडिशन नहीं था एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का। ये इंस्टीट्यूशन आती है आईबी से कट के आने के बाद, और हम इवॉल्व हो रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दे रखा है कि इनकरप्टिबल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन ऑफ दिस एजेंसी, ताकि इसकी ताकत बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है जो किसी भी देश की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। और चूंकि हम एक हॉस्टाइल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पे जो पाकिस्तान से इस्लामिस्ट का थ्रेट है, या चाइना की जो स्ट्रेटेजिक साइकिल है, या अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक साइकिल है, तो मैं समझता हूँ कि ये पहली लाइन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस दोनों है। इसका मकसद है कि आने वाले समस्याओं को देश के आने से पहले तो सरकार को फोरवार्न करना ही नहीं, बल्कि इसको रोक देना, उसको जहां तक हो सके बाहर ही खत्म कर देना। तो ये इसकी अहमियत है राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या आप मानते हैं, जैसे क्योंकि मैंने आपका जब जिक्र किया तो एआई में सर्च किया बाकायदा, क्योंकि मुझे भी जानना था कि मतलब क्या है, और आजकल बहुत हम डिपेंड हो गए हैं कि हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी खोलो और हमारे पास सब कुछ वो रहता है। तो आपको लगता है कि अभी बाकी बहुत बड़ा खतरनाक हो गया है जो इंटेलिजेंस इनपुट्स को भी चुनौती देने के लिए मादा रखता है? तो आपको नहीं लगता कि डरने की ज़रूरत है एआई से? नहीं, एआई वही कहेगी जो मीडिया में अवेलेबल है। एआई के पास बिल्कुल अंदेशा नहीं हो सकता कि किसने क्या काम किया है, क्या है। तो जो मीडिया में आ गया है, जो कुछ लोगों की कमी की वजह से आया है, तो जो सिस्टम लीक हुए हैं, बिल्कुल लीक हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस किसी भी देश का और अच्छे देश का बिल्कुल उसका मीडिया में जिक्र होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कमी है कि ये आ गया है, और एआई ने जो कुछ भी कहा वही कहा, कुछ कोर्ट के डॉक्यूमेंट से या कहीं मीडिया रिपोर्ट से। लेकिन देखिए, न्यूज़ 18 नो डाउट हम अपने पूरे जितने भी आपने भी नॉर्म्स यहाँ पर बताए, हम उसका पूरा पालन करते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर चर्चा के दौरान कुछ भी ऐसा सीक्रेसी लीक हो, उसका हम भी ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल आप आश्वस्त रहें, मैं को वही बताऊंगा जो बतलाने के
लायक हाँ, है और जो भी बिल्कुल। बतलाने के लायक नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है कि वो हमारे ज़ुबान से कहीं निकले। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एज फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है बिल्कुल। और इसको नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से दूर रखने की ज़रूरत है। ये हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ कि बहुत ही सेक्रेड ऑर्गन है और होना चाहिए। तो सर फिर शुरुआत इसी प्रश्न से करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने आखिर ऐसे जो बैन की मांग उठाई, और मैं ज़रा ये भी अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कहाँ से काम करती है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, आखिर ये है क्या। क्योंकि देखिए हमारे जो देश की सबसे स्ट्रॉन्ग इनपुट इंटेलिजेंस एजेंसी बोला जाएगा सर, नहीं आपको नहीं क्या नहीं, बोले? फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस के ये। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस के हैं, तो सोचिए उस पर बैन लगाने की यदि मांग उठाई जा रही है तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? क्यों अचानक से ऐसे? हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, तो हम सुदृढ़ तो रहेंगे ही सर, और ऐसे में बैन की मांग कर देना। देखिए ये तमाम देशों के बीच में ये एक विश्वास की कमी होने की वजह से, डिस्ट्रस्ट की कमी होने की वजह से ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इसे इशू माने, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का इशू मांगे, इस हिसाब से चलें। कोई भी दुनिया का देश कभी नहीं चाहेगा कि आप मजबूत हो, खास करके अमेरिका जैसे देश या चाइना जैसे देश तो या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान। डरे हुए हैं क्या, ये कहा जाए? नहीं, ये इतना आसान नहीं है, वो डरे हुए नहीं है। हाँ। वो शायद चाहते हैं कि सारी दुनिया को ही खत्म Pressure कर दिया जाए। politics। कह सकते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, ये तो सही प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे तमाम सरकारी ढांचे को, पॉलिटिकल सिस्टम को, सभी पे मैं प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ। अभी मेरा एक और ये निकला है, ऐसे मैंने लिखा है बड़ा सा 15,000 पेज का, और इंडोक्रेसी की भी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं तमाम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की बात करता हूँ। तो देखिए, अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस मजबूत होगा तो जो लोग दुनिया पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं तो उनके एजेंडा को ये चोट पहुंचाएगा। तो ये एक वजह हो सकती है। कुछ साल 2 साल पहले, 3 साल पहले कुछ चर्चा में हमारी एजेंसी आई थी, तो मैं समझता हूँ कि हमारी एजेंसी को भी बहुत प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है, इसका प्रोफेशनल कार्डर होना चाहिए। और जो लोग डोमेस्टिक ब्यूरोक्रेसी में हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है, मैं समझता हूँ कि एक दफ़े जो भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में या डोमेस्टिक पार्टीजन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया तो उसको दूर रखने की ज़रूरत रिफॉर्म है। की ज़रूरत है, मानते हैं क्या आप? नहीं, इससे जुड़ा नहीं है, इसको तो हमें रिबफ करना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा तो इसका क्यों लेके उसे हमें 10 गुना और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने बैन करने के लिए कहा, हम उसे 10 गुना मजबूत करेंगे और चुपचाप करेंगे। ये करना चाहिए हमारी सरकार। तो ये बाहरी वार क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म में कुछ कमी रही होगी। 4-5 साल से कुछ चीज़ें, 8 साल से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, कई एक चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि ये आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता है ऐसे प्रोफेशन में जाने के लिए। ये नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी नहीं है। आपको न नाम मिलेगा, न शोहरत मिलेगा, न कुछ मिलेगा, न पैसे मिलेंगे, ये भी नहीं चाहिए। आपको हमेशा त्याग के लिए तैयार रहना है। तो ये सबके लिए संभव नहीं है। वो मेंटल फ्रेम कुछ ही लोगों में होगा। और उसके अलावा जो स्किल सीखने की बात होती है, तो देखिए 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल आपकी न्यूरल सर्किटरी फॉर्म अप हो चुकी है, आप दूसरी एजेंसी में आप इवॉल्व हुए हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हाई एंड प्रोफेशनलिज्म ये करने का। ये ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो भी रहा कि कुछ चर्चा में बातें आई, कुछ जगह मीडिया में चीज़ें फैली, तो वो नहीं होना चाहिए था। और संभव है, हम ये भी नहीं जानते कि इसे जानबूझकर कुछ प्रोपेगेंडा किया गया या क्या किया गया, उसकी भी जानकारी नहीं है। और एक और बात मैंने कहा कि इसमें मैं बार बार मैंने कोर्ट में कहा है कि देखिए, हमें एक वॉच डॉग की ज़रूरत है। किसी भी इंसान के डिस्क्रिप्शन पे कुछ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो इस एजेंसी को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसके भी नाक में नकेल रखना चाहिए कि इसमें गलत लोग घुस के इस एजेंसी का दुरुपयोग न करें। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। क्या जो दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर देखिए, जहाँ पर भी ह्यूमन बिहेवियर आती है, लोग आते हैं, सभी में कमी होती है। तो इसलिए हमें सेफ गार्ड्स, SOP, चेक्स एंड बैलेंसेस रखने चाहिए। और चूंकि मैं खुद कोर्ट में हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हूँ, और मैंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि कुछ डोमेस्टिक ब्यूरोक्रेसी के लोग आके वो फोर्जरी और क्राइम करने की उनकी मानसिकता रही है और उनकी बहुत सी संदेहजनक उनका आचरण रहा है, तो उसको लेके मेरा कोर्ट में एक सवाल है, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि पूरा इकोसिस्टम अगर रिग्ड है तो उस इकोसिस्टम से कुछ न कुछ गलत लोग तो सारी जगह आते हैं, और फिर धीरे धीरे साफ सफाई होती ही रहती है। बिल्कुल। और ये सब इस बातचीत के जरिए भी हमारा मकसद ये होना चाहिए कि साफ सफाई ही हो,
और हमारे एजेंसी की या हमारे जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस या डिफेंस है वो मजबूत हो। लेकिन साफ सफाई की बात होती है तो सर फिर सियासत की भी बात आ जाती है, मतलब हर चीज़ को में पॉलिटिकली एजेंडा उसमें घुसा ही दिया जाता है। हम बाकी आप जैसा कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफेंस फर्स्ट भी है, लाइन ऑफ डिफेंस ऑफेंस, भी हाँ, है, बिल्कुल। तो उसमें तो मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जो जिस प्रकार से अभी USCIRF ने बैन की बात कही है, तो ये सियासत है या फिर कोई बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? इसको क्या लगता है आपको? नहीं, कहीं ना कहीं तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हमेशा से होते आ रही है। और कई दफ़े ऐसा लगता है कि बाहर की ताकतें कुछ भी कर सकती हैं। ये नहीं कि सब कुछ मीडिया में आए, बगैर मीडिया में लाए भी वो कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के मैंने ये भी कहता हूँ कि जो करप्शन हमारे देश में है, जो हमारे डिसफंक्शनल सिस्टम है, इसमें भी बाहर की जो ग्लोबल डीप स्टेट्स हैं उनका रोल है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लोग हेल्दी हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लोग इंटेलिजेंट हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंटेग्रिटी का कल्चर आए। चाइना से फंडिंग आ रही है, इस तरह के जो शब्द हम अचानक से सुनते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई इसमें वास्तविकता है? बिल्कुल वास्तविकता होगी, है या नहीं मैं नहीं कहता हूँ। देखिए, ये चीज़ें अगर मुझे पता भी है तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो असेसमेंट है कि इसके बगैर दुनिया चलती नहीं है। एक बात मैं आपको रोक के कहूँगा कि देखिए, जो पहली ये गाड़ी आई, ये मोटर कार आई, तो उसका ढांचा और जो घोड़े गाड़ी का ढांचा होता है, बग्गी का ढांचा सेम था। क्यों था? मसल मेमोरी थी। तो 1947 से पहले हम लोग किसी दूसरे के अधीन थे। तो आप क्या समझती कि 1947 में आज़ादी के बाद वो देश हमारे ऊपर नियंत्रण करना छोड़ देंगे? कोई ना कोई गुप्त तरीका ला के वो हमारे सिस्टम में इंटरफेयर करने की कोशिश करते रहते होंगे, और उसका छोटा सा हिस्सा जो है हमारी जानकारी में आता है। तो वही क्या राजनीति कहलाती है जिससे क्या बात कर नहीं, उसे हम छद्म युद्ध कहते हैं, मैं राजनीति नहीं कहता हूँ। और राजनीति की जब आप बात करते हैं तो मैं समझता हूँ, देखिए, कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, मतलब आपने बोला कि पहचान भी नहीं है हमको मिल पाती है, मतलब हम लोग ऐसे हैं जो बहुत छुप छुप के काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो देश के लिए इतना कर रहे हैं और आप ही लोगों के ऊपर जब राजनीति होती है तो आप लोग को देख करके थोड़ा सा लगता है कि क्या है ये। इस काम में ये नाम हो ही नहीं सकता और नाम के लिए कोई काम कर ही नहीं सकता है, तो नहीं होना चाहिए। एक बात मैं आपको ये कह रहा था, आपने जब कहा तो रुक गया, कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हमारे देश का चरित्र इस पर निर्भर करता है कि क्या हम पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, इंटेलिजेंसिया हो, क्या हम सब कुछ भूल के, सारे अपने भीतर की दरारें भूल के हमें एक मत होने की ज़रूरत है। अगर हम आलोचना भी करते हैं तो आलोचना का मकसद यही होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे मजबूत हो। तो ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है तो उसमें सारे लोगों को ईमानदारी के साथ जो है इस पर एक साथ शामिल होने की ज़रूरत है, राजनीति से दूर रखने की ज़रूरत है इसे। और सर, राजनीति का हम जिक्र कर ही रहे हैं तो और ऑपरेशन सिंदूर की भी बात हो जाए तो थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण था कि जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा हमला किया, पहलगाम में अटैक्स हुए, इतने सारे लोगों की जान गई, और फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक पार्ट तो हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, वी वांटेड कि अब बदला लेने की तो बारी आ चुकी है, लेकिन आप लोग उसके अंदर में पूरा बैकएंड में काम कर रहे होते हैं। नहीं, मैं तो बाहर निकल चुका हूँ, करीब एक दशक से मैं सिस्टम के बाहर हूँ। एक्सपीरियंस, मतलब इतने बड़े सिचुएशंस में जब हम काम करते हैं तो सर, तो वो कैसे प्लानिंग सारी चीज़ें होती है, वो भी मुझे लगता है कि जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं थोड़ा वो तो जानना चाहते होंगे कि वो क्या माहौल रहता है। नहीं, मैं ये प्लानिंग, ये माहौल, इस पर बिल्कुल बात नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि जो पाकिस्तान नाम की समस्या है, जिसको मैं कहता हूँ कि पूरे मानवता के लिए कैंसर की तरह ईजाद किया गया पश्चिम के देशों ने, इस्लामिक एक हमला कर देंगे और ये कैंसर की तरह ख़त्म कर देगी 1/4 जो मानवता है दक्षिण एशिया की। तो जो जियो पॉलिटिक्स या सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटजी होती है, ये कभी किताबों से नहीं पढ़ी जाती, वो अनुभव करके आप असेस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये साइंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स हैं। ये एकेडमिक्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए वो 4 इन्फॉर्मेशन रट लिए उनके या बाबुओं के लिए, ये उनका साइंस ही नहीं है। इसके अंदर गहन डूबिए, डूबने के बाद आप अनुभव कीजिए, तब कहेंगे। तो पाकिस्तान को बनाया ही गया कि किस तरीके से जो है पूरे दक्षिण एशिया को परमानेंटली वॉर में रखा जाए, परमानेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रखा जाए, और ये सिस्टम बनाया गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे सिस्टम में कमी नहीं होती, हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं, हमारे लोग इतने प्रतिभाशाली है कि पाकिस्तान नाम का कैंसर कभी का ख़त्म हो चुका होता और ये टेररिस्ट अटैक होता ही नहीं। इतने साल ये अटैक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोगों में मनोबल की कमी है या उनके ब्रिलियंस की कमी है या करेज की कमी है, सब कुछ है। तो पहली बात जो ऑपरेशन सिंदूर की बात करी है, मैं सोचता हूँ कि पहला ये हुआ कि वो लोग आ गए,
उनकी ताकत बनी है कि वो अभी भी आ सकते हैं, वो ख़त्म कर देना चाहिए था, खास करके जब एक बड़ी तो देशभक्त ऑपरेशन सरकार है। सिंदूर के बाद आपको उसके लगा बाद कि- मैं कहता हूँ कि टेररिज्म पे मेरे पेपर हैं बहुत सारे और पढ़ाए भी जाते हैं दुनिया के इसमें। तो मैं कहता हूँ टेररिज्म को रोकने के 3 स्ट्रैटेजी होती है। पहला होता है प्रिवेंशन। आप अपनी व्यवस्थाओं को इस तरीके से मजबूत रखें कि टेररिज्म को पनपने का मौका ही नहीं मिले, इसको सपोर्ट स्ट्रक्चर ही नहीं मिले, आपकी धरती पे ही नहीं, मैंने कहा ना आपके आसपास में भी उनको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। ये पुलिस मिलिट्री के अपने रोल हैं, लिमिटेड रोल हैं। वो जब फेल होता है तब मान लीजिए वो आ गए तो आप इंटेलिजेंस या टैक्टिकल इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस जो भी कहें, उसके बाद आप उसको प्रीएम्प्ट करते हैं। जब वो भी हो ख़त्म हो गया तो तीसरा हम कहते हैं कि डेटर करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है डेटरेंट स्ट्रेटजी का पार्ट था कि उन्होंने अटैक कर दिया तो हमने जोरदार तमाचा उनके मुंह पे मारा, उसके बाद उनके दिमाग में थोड़ी बहुत अक्ल आई। तो निश्चित रूप से वो गर्व का है। और मैं कहता हूँ कि चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, राष्ट्रीय सुरक्षा जब आती है तो सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, सभी को एक दूसरे को मजबूत और करने की फिर जरूरत है। अभी हाल ही में जो फिर वो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, तो मतलब उसके पहले तो हम लोग देख ही रहे थे कि कंटिन्यू सब जगह छापेमार कार्रवाई चली रही थी, और जैसे ही वो प्लान ए उनका फेल हुआ, उन लोगों ने ऑप्ट किया प्लान बी, एंड अचानक से उन्होंने दिल्ली में एक्सप्लोड कर दिया। और अभी राजस्थान की एक खबर है, उसमें हनुमानगढ़ में 4 किलो आईईडी पकड़ा गया, एंड दैट टू वो आया था पार्सल के जरिए, सोचिए वो पंजाब तक पहुंचा। तो आपको लगता है कि जो पार्सल्स आ रहे हैं, कितना इजी है कि आईईडी, मैं डिस्कस करी थी अपने फ्रेंड के साथ कि जैसे हम लोग पार्सल मंगवा रहे हैं, कुछ सामान मंगवा रहे हैं, आईईडी पहुंच जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है? ये बहुत बड़ी चुनौती। देखिए हमारा एक तो देश बड़ा है, दूसरा जो पाकिस्तान ने है कई एक सालों में 20, 30, 40 सालों में उन्होंने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तीसरा ये शक किया जाता है कि तमाम लोग जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो इनके लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग इनकी आंख बंद करते होंगे कि भाई इस क्षेत्र में अगर ये आतंकवाद चल रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, तो उस पर वो ध्यान नहीं देना चाहते होंगे। तो देखिए जितने बड़े चैलेंजेस हैं, जो हमारे सिस्टम में इंसेंटिव है, उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के तमाम सुरक्षा बलों को उनको दाद देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए, उनको बेहतर मौका मिलना चाहिए कि जितना बड़ा चैलेंज है उस हिसाब से जो घटनाएं हैं वो बहुत कम हो रही है। और आप देखिए कि 90 के दशक में जो स्थिति थी, जब कश्मीर में पूरा टर्बुलेंस चल रहा था, एक सवाल वहाँ से मेरा- अभी तक जो है हम लोगों ने बहुत हद तक इसको कंटेन किया है, आपने ये लेकिन बदलाव इसे खत्म महसूस करना किया है है। कि यार 2014 जब से मोदी सरकार आई है तो कुछ मतलब इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि हमेशा जब भी हम डिबेट करते हैं इस तरह के मुद्दे पे तो एक ये नैरेटिव करने की कोशिश की जाती है कि पहले ऐसा था अब ऐसा था, तो देखिए थोड़ा सा feel होता पॉलिटिकल है क्या? लीडरशिप क्या कर सकती है? पॉलिटिकल लीडरशिप की एक ये है कि वो कितना सपोर्ट कर सकती है, फ्री हैंड। हाँ कितना सपोर्ट कर सकती है, तो फ्री हैंड। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी है, जो इंस्टीट्यूशन में सबवर्शन है, इंस्टीट्यूशन में जो कमी है, तो वो कमी जो है काफ़ी दिनों से चली आ रही है। तो उसके भीतर कई दफ़े पॉलिटिकल लीडरशिप को ट्रस्ट करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए बहुत ज़्यादा खर्च करके अगर हमने किसी सुरक्षा की समस्या को ख़त्म भी किया तो वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। कम कॉस्ट में इनविजिबल होके बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से हम ख़त्म करते हैं तो वही जीत होती है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छी बात है कि वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरा इकोसिस्टम बदलने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्सेलेंस हो, जहाँ पे डायनामिज्म हो, जहाँ पे इनिशिएटिव लेने की कोशिश की जाए। और ये ब्यूरोक्रेटिक ढांचा मैं समझता हूँ भारत का है, क्षमा कीजिएगा, मैं मेरा लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा और मेरा लक्ष्य भारतवर्ष है, तो इसमें ये ब्यूरोक्रेटिक ढांचा जो है वो एक कॉलोनियल देश के लिए फिट है। इस ब्यूरोक्रेटिक ढांचे में भी रह के हमारे लोग जो समस्या ठीक कर पा रहे हैं वो बहुत तारीफ की बात है। बिल्कुल सर, और हम लेकिन लोग भी हमारे salute ही ब्यूरोक्रेसी करते में हैं आप लोगों ज़बरदस्त को। करप्शन है, वो साइकोलॉजिकली उनकी साइकिक क्लरिकल है, इंटाइटलमेंट की सोच है, इसको बदलने की ज़रूरत है। देखिए अगर ये बदला जाता है तो इसमें हमारे ख्याल से मेरे जैसे जो फॉर्मर प्रोफेशनल्स हैं, सिक्योरोक्रेट्स हैं, जो आज सोचते हैं, पढ़ाई करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों का रोल होना चाहिए कि कैसे इस ढांचे को बदलें। लेकिन जैसे मैंने एक और बात कही कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी देश के सिस्टम को नहीं, उसकी सोच को भी रिग किया जा सकता है। एक में न्यूरोप्लास्टिसिटी की फिनोमेनन है कि जिस माहौल में आप रहेंगे उस हिसाब से आपकी सोच बन जाएगी। तो जिस देश में जन्म लेने से क्रेडल टू ग्रेव जो है करप्शन एक वे ऑफ लाइफ है, कवर्डिस भी बहुत लोगों के लिए एक वे ऑफ लाइफ है, डिसऑनेस्टी भी एक वे ऑफ लाइफ है, तो इसको टारगेट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। और एक ऑल आउट वॉर करें तो देखिए हम पाकिस्तान को तो ख़त्म कर देंगे ही, लेकिन दुनिया में मैं भारत तंत्र की जो बात कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया बेहतर होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनसे बेहतरीन मोटिवेटर या अच्छे राष्ट्रीय सुरक्षा में विचार रखने वाले लोग शायद ही होंगे कम। और मुझे लगता है सर दिस इज़ द रीज़न कि अभी देखिए पूरी दुनिया में वॉर चल रही है, मिडिल ईस्ट घिरा हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान अलग ही अपने मोर्चे में जूझ रहा है, लेकिन इंडिया बीइंग अ वेरी मच मतलब तटस्थ है, और ये इसी का शायद हमें फ़ायदा मिल रहा है। सर अभी जो महायुद्ध चल रहा है ईरान इजराइल को लेकर के 19वां दिन आज हो गया, और अब तो ये भी आ रही है कि
एक बहुत बड़े उनके लीडर को भी मार गिराया गया है, जो उनके अली राजजानी को। तो आपको लगता है कि अब और इंटेंस ये हो जाएगा? मतलब मुस्तफा खामेनेई बार बार ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं अब बदला लूंगा, सुप्रीम लीडर भी चेंज हो गया है, तो किस तरफ बढ़ रहा है? और क्या अमेरिका ने सोचा था कि वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा, और उसे लगा था कि बस स्टार्टिंग में ही? कई एक सवाल आपने पूछे हैं। पहले बात आपने कहा कि भारत के तटस्थ रहने से, देखिए हम इससे और अच्छे हो सकते थे, और अच्छे हो सकते थे। तटस्थ रहना अभी हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूशंस को टच ही नहीं किया उनको रिस्ट्रक्चर करने की। तो मोदी जी की तमाम अच्छी बातों के बावजूद इन तमाम इंस्टीट्यूशन में मेरा शक है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से, जेनेटिकली वो इतने करप्ट हो चुके हैं कि उनका सुधरना असंभव है। तो वो अपना भ्रष्टाचार को कभी ख़त्म होने नहीं देंगे, अपने स्वार्थ को कभी ख़त्म होने नहीं देंगे, और मोदी जी को शायद इसकी जानकारी भी नहीं है। ये बड़ा स्पेशलिस्ट डोमेन है। तो आने के बाद बिल्कुल कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली बेहतर नहीं होंगी, लेकिन ये हकीकत है कि उनका कोई ऑल्टरनेटिव भी इस देश में बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक बात आप कह रही हैं कि वॉर का सवाल है, मैंने रेगुलर वॉरफेयर को भी देखा है, और मैंने क्या किया मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद वो टैली करते हैं। मेरे एक और पेपर है, इरेगुलर वॉर को कैसे लड़ा जाए। और इरेगुलर वॉर में देखिए, मिलिट्री से देखिए आप, अल्जीरिया का एक मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि फ्रांस ने अल्जीरिया को हरा दिया जब उसकी ये थी, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब हुई कि अल्जीरिया से उनको भागना पड़ा। वियतनाम में अमेरिका को देखें कि बहुत सारी हत्याएं हुई, लेकिन अमेरिका को भागना पड़ा। आप देखिए कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, वॉर कंक्लूड नहीं कर पाए, भागना पड़ा। वही हाल इराक में क्या किया, उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया। तो ये अमेरिका की मिस कैलकुलेशन की बहुत पुरानी ये है, क्योंकि ये वॉर उनकी धरती पर नहीं होता है, तो जो कोलैटरल डैमेजेस वॉर के होते हैं वो कहीं और फेस करता है। तो इस वॉर में जो आप देख रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त मिस कैलकुलेशन थी। क्या ये वॉर ज़रूरी है? मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं नॉन मिलिट्री वॉर की बात करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, बहुत ही फ्लॉड स्ट्रैटेजी है। हमें तो ये लगता है कि शायद इनके हथियार बहुत सारे बच गए थे, तो इस हथियारों को वो इस्तेमाल करना चाहते थे, शायद ये मकसद होगा। नहीं तो अमेरिका में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतना ज़बरदस्त एक इंस्टीट्यूशनल विजडम है उनके पास, कैसे वो ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं? ब्रेकिंग आई है कि मतलब कल रात का बुलेटिन जब मैं कर रही थी, तो उसमें किसी उनका जो मेन इंटेलिजेंस इनपुट है, उनके वो हेड थे, उन्होंने कहा है कि ज़रूरत नहीं थी अमेरिका को इस युद्ध की, और सिर्फ इजराइल के साथ दबाव में उन्होंने ये हमला किया। तो सर, इजराइल का इतना क्या प्रेशर है अमेरिका में? मतलब बीइंग एचओडी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इंटेलिजेंस टीचर, सिक्योरिटी टीचर कह सकते हैं आप। तो देखिए, ऐसा है कि कभी कभी चीज़ें सही तरीके से हर बार हों वो होता नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेसी पिछले 10, 15, 20 साल से डिक्लाइन में है। बहुत सारे एक्यूमुलेटेड ऐसी इंस्टेंसेस आई हैं। आप देखिए, इराक वॉर को भी कहा गया कि कैसे उन्होंने इंटेलिजेंस को स्पाइस अप कर दिया, और उस वॉर की ज़रूरत नहीं थी, और वहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी लाई। वही एक रहा अरब स्प्रिंग का। तो मैं समझता हूँ कि दो समस्याएं हैं। मैं बड़ा हिंदू स्पिरिचुअल तरीके से इसको करता हूँ। मैं शिव के कॉन्सेप्ट पे भी मैंने लिखा हुआ है कि देखिए, आपकी इंटरनल सिनर्जी और आपकी एक्सटर्नल सिनर्जी दोनों बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका की इंटरनल सिनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, जो शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या जो उनके अब्राहम लिंकन के बाद। तो उनके इंस्टीट्यूशन डिटेरियोरेट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि पूरे इंस्टीट्यूशनल विजडम को दरकिनार करके ट्रंप साहब और उनके कुछ एसोसिएट अमेरिका की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो और बाहर में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो उनको अपोज कर पाए। तो यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि भारत की एक जो मॉरल स्ट्रेंथ थी, वो मॉरल स्ट्रेंथ बात करने से नहीं होगी। आप उसको गवर्नेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आप उसको नेशनल पावर में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है कि बहुत तेज़ दिमाग से अगर हम नेशनल पावर में होते, हमारी भी इकॉनमी 20-30 की रहती, $1 ट्रिलियन की रहती, जो हो सकती थी। ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकती, अगर हमारा सिस्टम सबवर्ट नहीं होता तो हो सकती थी। आप देखिए कि दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बेहतर होता। ये आज मैं नहीं कर रहा हूँ, 2018 के भी मेरे जब मैं रिटायर हुआ उसके लेख में मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत बड़ी इम्बैलेंस का वजह दो है। एक तो उनकी प्राइवेटाइजेशन, अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म एक है। दूसरा मैं कहता हूँ कि सोवियत रशिया का कमज़ोर होना। तीसरा जो चाइना की एक अजीब सी स्ट्रेटेजिक साइकी है। चौथा, हम इस्लामिक जेनोफोबिया को पूरी तरीके से कंटेन नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी कमी ये है कि भारत अपने इंटरनली जो ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ हैं, जो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, जिसमें हम हर इंसान के जीवन को का ध्यान रखते हैं, हम पेड़ पौधों तक के जीवन का ध्यान रखते हैं, जो हम नदियों के जीवन का ध्यान रखते हैं। जब भारत मजबूत हुआ, जब किसी भी समय में, तो भारत कभी किसी को खतरा नहीं पहुंचाया। 1971 में हम बांग्लादेश में गए तो फिर भी हमने वहाँ के लोगों को एम्पावर किया। तो हमारी उस सोच के साथ
भी समझौता हुआ हमारे नियत डोमेस्टिक सिस्टम में। important है। नहीं, हमारे सिस्टम फर्ट कर गया ना। तो ये आज की बातचीत करने का ये भी मकसद होना चाहिए, हमारे जैसे लोग जो अपने आप को इनकरप्टिबल और इंटेलेक्चुअल कहते हैं, ये भी मकसद होना चाहिए कि कि पूरी सही इनकरप्टिबिलिटी message के साथ जो है हम ये पर्सपेक्टिव रखें कि भारत के कमज़ोर होने की वजह से, रिलेटिव स्ट्रेंथ कम होने की वजह से पूरे दुनिया का स्ट्रेटजिक बैलेंस जो है वो ख़राब हो रहा है। और वो उसमें देखिए कि कई दफ़े कई चीज़ें जो हो रही है गलत हो रही है और पूरी दुनिया सफ़र कर रही लेकिन है। अभी तो हम बैलेंस्ड है, तो मतलब बिल्कुल नहीं बैलेंस है। डू वी डिजर्व टू बी 6 टाइम्स और 7 टाइम्स स्मॉलर देन चाइना इकोनॉमिकली? नहीं होना चाहिए। हम जो है 1970 के, और ये में पार्टीजन पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये कहना कि भाई ये एक हमारे बड़े महान नेता आ आई गए। एम टॉकिंग अबाउट दिस वॉर टाइम। वॉर टाइम में देखिए अभी आप क्या है कि अचानक तो कुछ नहीं हो सकता ना। आपकी स्ट्रेंथ जो है सदियों में, दशकों में बनती है। तो हमारी सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। तो चलिए, वॉर टाइम में टैक्टिकल मैनेजमेंट हमारी ठीक ठाक लग रही है, बुरी नहीं है। लेकिन स्ट्रेटजिकली हमारी जो कमियां हैं, उस कमियों को जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक उसको फोकस नहीं करेंगे, तब तक देखिए ये दुनिया में इम्बैलेंस बना रहेगा। और आज अमेरिका कर रहा है, कल चाइना ने सारी जगह देखी कि अपना एक सर्वेलेंस स्टेट वो देना चाहते थे। बड़ा पैशनेट होकर मैं बात करता हूँ, क्षमा कीजिएगा। सर्वेलेंस स्टेट देने बना रखा है। और वहाँ पे बहुत सफरिंग है कि एक वर्चुअली जो है अफ्रीका कॉलोनाइज हो चुकी है। और उनके पास कोई उपाय नहीं है। मैं तो अफ्रीका में भी हमारे लोगों से बड़ी मित्रता और बातचीत होती है कि उनके पास कुछ नहीं है। उनके पूरे कमोडिटीज़ को पहले अमेरिका के कुछ लोग लूटते थे, अब ये चाइना के लोग लूट रहे हैं। और भारत के लोग सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और हम अपने ही देश को कॉलोनाइज कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। टैक्टिक्स आप जानती हैं कि शॉर्ट टर्म में जो चल रहा है तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी की स्ट्रेंथ की बात मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ कितना है। तो हमें इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है। हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है कि लोग कहते हैं कि इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एंड क्लार्क्स। उस सोच से निकलने की जरूरत है। हमें इनोवेट, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, लेकिन मैं इनोवेटर आम बनने की जनता का जरूरत है। सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मैं आम जनता से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, दूसरा अपने दिमाग का ध्यान रखिए, तीसरा अपने कैरेक्टर का ध्यान रखिए, और जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए और किसी से डरिए मत, सवाल पूछिए बिल्कुल, और ईमानदारी से काम कीजिए। किसी भी सोसाइटी की नेशनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी बुनियाद जानती है क्या होता है? मेरे हिसाब से, मैंने जो कहा, वहाँ के लोगों का इंटेग्रिटी, कैरेक्टर और करेज लेवल, कि आप अपने देश के लिए कुछ भी प्राइस पे करने को तैयार हो, सिर्फ ताली बजाने के लिए तैयार होना नहीं होता है। तो देखिए, हमें बनाना है, बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना होगा। अगर हम भारत की वाकई सोई हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं तो बहुत लंबा रास्ता होगा। बिल्कुल, इस स्थिति में हम बेहतर है। सर, इसका प्रोसेस ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, लेकिन हाँ, इतना लॉन्ग ड्रॉन नहीं है कि लोगों की पूरी ज़िंदगी ही खत्म हो जाए। इसका प्रोसेस ये है कि हर हिंदुस्तानी, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो या चाहे वो बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे हम कहते हैं कि हम एक स्पार्क हैं पूरे कॉमन इसके, एक बड़े कॉस्मिक ये कि यूनिवर्स के हम स्पार्क है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो मैं इंडोक्रेसी की मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम भी इस दुनिया को मजबूत बनाएं, अपने सोसाइटी को मजबूत बनाएं, अपने परिवार को मजबूत बनाएं, और वो भी हमें मजबूत बनाए। तो ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। तो हम कोशिश करें, और हम जब कोशिश करेंगे, जनता कोशिश करने लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि जो एक कॉलोनियल टाइप का सिस्टम है, जो एक कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है, वो भी खत्म होगी। एक अचीवमेंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी बनेगी, अचीवमेंट ओरिएंटेड सारी सोसाइटी बनेगी। और हमारे जो पॉलिटिशियन जो है वो अपनी ब्रोकरेज कलेक्ट करने के बजाय वो विजडम से हमें गाइड करेंगे। तो देखिए, आप पूछिए क्या है, मैं कहता हूँ कि ये मॉडल वेस्ट का क्लरिकल और ये ट्रेडर एंड ब्रोकर बेस्ड मॉडल रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अचानक नहीं, धीरे धीरे, और हमें अपनी स्ट्रेंथ को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, वो तरीका। लेकिन बिल्कुल वर्तमान ये में मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी का कोई ऑल्टरनेटिव, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव, ईमानदारी से मैं सोचूं तो कोई पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन सुधार की बहुत गुंजाइश लेकिन हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन करप्ट हैं। जुडिशरी जो है हमारे गले में फांसी के फंदे की तरह है, जो भारत की बहुत सारी आत्मा को ही वो फांसी लगाई जा रही है, धीरे धीरे मारे जा रही है। तो वही हाल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चर्चा करने तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खराब हैं। लेकिन जब इसकी आप बात कर रही हैं, मैं यही कहता हूँ कि देखिए, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस क्या है, ये 360 डिग्री का व्यू आपको देता है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अब हम कहते हैं जैसे कि मुस्लिम इन्वेडर्स आ गए, भाई मुस्लिम इन्वेडर्स, हलाकू खान तो बुद्धिस्ट था ना, वो मुसलमान तो था नहीं। आपने वहाँ जाना बंद कर दिया। सीरिया का नाम, सीरिया के लोग बताते हैं उसका सूर्या नाम हुआ करता था कि सनलाइट बहुत होती थी, आपने वहाँ जाना बंद कर दिया। तो जब आप अपने घर में सिमट के रह जाएंगे, आप अपने घर में ही देखते रहेंगे, तो आप झगड़ा करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पूर्वज पूरे ब्रह्मांड को देखते थे, पूरे कॉस्मोस को देखते थे, तो उसके लिए जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस से नहीं है, बट बड़ा विजन आपको देता है। आप सोचिए, ग्लोबल विजन बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्शन आपका उसी हिसाब से लोकल होना चाहिए। आपने एक्सटर्नल इंटेलिजेंस की बात कही, तो अभी जो मूवी आई धुरंधर,
उसमें रणवीर सिंह जाते हैं, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का ही वो काम करते हैं और मतलब इस तरह का हमें तो पता नहीं कि मतलब किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपने भी बार बार बोला कि वो मैं ऑन कैमरा कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। तो आदित्य धर ने जस्ट एक कोशिश की कि मतलब ऐसा शायद होता है, तो हमें कितना यकीन करना चाहिए कि हाँ वाकई ऐसा होता है? देखिए, आप एक ही चीज़ यकीन कीजिए कि हमारे देश में अगर सुरक्षा है, सारी जी। चीज़ें हैं, हाँ। तो बहुत से लोग बिना नाम कमाए, बिना शोहरत कमाए, बिना कुछ कमाए लगे हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन जब लगे हुए तो उसमें कुछ बहुत गलत लोग भी लगे होंगे, क्योंकि वो लोग तो सोसाइटी से ही आते सब हैं। जगह होता तो ही है। दोनों जगह तरह के लोग लगे हुए हैं, हाँ, हाँ। और हमें हर सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर समाज में सारी जगह अच्छाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके से अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। जहाँ तक सिनेमा का सवाल है, देखिए बॉलीवुड से मुझे बहुत शिकायत है कि उन्होंने हमारे देश के डीएनए को वो ख़राब कर रहे हैं अधिकतर। वो झूठ बोलते हैं, कमर्शियल पेट्रियोटिज्म, उससे बहुत ही मुझे सख्त नफरत है। मैं क्या करूं? मैं दूसरा कमर्शियल पेट्रियोटिज्म बोल रहे हैं आप पेट्रियोटिज्म, इसे? जी। जो आप पेट्रियोटिज्म को पकौड़ा बना के बेच रहे हैं बॉलीवुड की दुकान पे, तो ये जो है नहीं होना चाहिए। और जो आप बातें कह सर रही तो हैं, क्यों इतनी नाराजगी क्यों? उरी में भी कुछ अलग बताया क्या, या फिर ये जो अभी धुरंधर बताया क्या, दिस इज द रीजन? देखिए, नाराज़गी की बात में उनको और प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। उनकी कोई एक बहन है जो सिविल सर्विस में है, उनसे मैंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, तो उन्होंने हमसे अच्छा। बातचीत ही करना बंद कर दिया। तो ये कहने का मतलब है कि पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए, और चूंकि ये अननोन एरिया है, तो वो एक दिक्कत होती है दिक्कत उसको होती लेके है। कि सही क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन आपको इसमें जो रियल एक्सपर्ट्स हैं वो भी बताने की ज़रूरत है। मेरा एक ही कहना है कि देखिए, सर तो किसी आपके जैसे आपको नहीं लगता कि और टीचर्स इस फील्ड के ऐसे सामने आए, सबसे चर्चा करें, या फिर इस तरह के एक इंस्टीट्यूट इसके लिए भी बनना चाहिए कि जो जानना चाहते हैं कि हाँ कैसे ये वर्क करता है, कि एटलीस्ट उनको उसके बारे में सही तरीके से पता हो, नहीं, क्योंकि सर देखिए, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है आप लोगों के बारे में। इस पे जो है ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि देखिए, हम कैसे काम करते हैं, अगर हमारा तरीका पता चल जाए वही लोगों बात है को, सर, फिर तो कैसे हमारे पता चलेगा एडवर्सरी फिर? जो है वो नेगेटिव उनको पॉइंट फायदा। बन जाएगा हाँ वो। बिल्कुल। हाँ। अब हमारे लोग आते हैं फौज के, उनको भी पता नहीं है, उनके साथ वो जर्नलिस्ट चले जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बताओ तुम्हारे लोकेशन तुम डिस्क्लोज कर रहे हो कि क्या कर रहे हैं, कैसा बंकर है, बिल्कुल वहाँ जाना नहीं चाहिए। एक ही काम आप कर सकते हैं कि जहाँ पर भी देश के भीतर कुछ गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ खड़े होइए, जी। आप अपनी ज़िंदगी ठीक कीजिए। और ये सिस्टम रिग्ड है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे डिसऑनेस्टी जो है हमारे डीएनए में फ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आपके सोचने का पूरा तरीका कई जनरेशन तक बदला जा सकता है। हमारा हेल्थ खराब किया जा रहा है, हम लोग बहुत हेल्दी लोग हुआ करते हैं, और सर ये जो तो इसको रिपोर्ट- समझने की कोशिश समझने- कीजिए। सर वही जो आपने बोला कि हेल्थ खराब करने की कोशिश की जा रही है सर, तो आपको लगता है कि ये जो यूएससी आईआरएफ तरह के जो अपने आप को रिलीजियस फ्रीडम के तौर पर इस तरह की जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं, तो आपको लगता है कि एक क्यों इस तरह की चीज़ें आखिर हो क्यों रही है? पक्षपाती रवैया इनका रहा है, या फिर टारगेट करने के लिए इंडिया को? देखिए, ये तमाम तरीके से ये टारगेट करती है, तो सारी जेनोफोबिक हैं। मैं लोगों की स्ट्रेटजिक साइकी जब मापता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि कब से ये इवॉल्व हो रहे हैं। कि मैक्सिमम जो चर्च के ये सब लोग हैं या इस तरीके के लोग हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। ओके। कि वो हमें साइकोलॉजिकली प्रेशर में लाना चाहते हैं, उस वजह से कह रहे हैं। चर्च के लोग, यहाँ तक कि पोप ने भी कहा था कि हम सारे लोग अंधकार में डूबे हुए हैं। जो तथाकथित इस्लामिक रेडिकल का कहना है कि हम लोग तो नर्क में ही जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग की या तो हत्या कर देनी चाहिए या हम लोग को मुसलमान बना देना चाहिए। तो ये बिगॉटेड जेनोफोबिक सोच है, जो मेंटली बीमार लोग हैं, तो वो कहते रहेंगे। और तो सर उनसे आरएसएस के लिए क्या बोलेंगे? उस पर और भी हमें बैन मैं लगाने एक के लिए? चीज़ में जी। से, सॉरी आपको जी, थोड़ा नहीं, सा आप मैं बोलिए, ये कह रहा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, कि दूसरा ये होगा कि हमें कैसे डील करना चाहिए, तो हमें इसको टोटली दरकिनार कर देना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूँगा, हिंदुस्तान के जितने बड़े सेठ हैं उनको भी, जो हिंदुस्तान के बड़े नेता भी हैं, कि देखिए सिस्टम की जो भी मजबूरी हो, एक मजबूत भारत जो है आपके लिए ज़रूरी है। आज आप देश की कीमत पर अपने आप को इनरिच कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा कि ये आपकी वेल्थ जो है आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। Payback हाँ, करने नहीं, पे बैक नहीं कीजिए, मजबूत कीजिए, आइए। और भारत की जो मैं स्टेट क्राफ्ट की मैं बात करता हूँ, जो मैं इंडोक्रेसी की बात करता हूँ, जो भारत के एटर्नल, सनातन के एटर्नल विजडम, डिस्टॉर्टेड विजडम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात करता हूँ। मैं समझता हूँ उससे पूरे मानवता अच्छी होगी। सर आरएसएस देखिए, मैं आरएसएस के बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनका एक रोल रहा है कि एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रोल रहा है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम दोस्त भी दुनिया भर में वो कहते हैं कि आरएसएस और आईसिस सेम है, वो गलत है। लेकिन हाँ, आरएसएस में जो है वहाँ पर भी बेचारे बहुत से परचून की दुकान में बेचारे डंडे मारने वाले लोग भी आरएसएस में गए हैं। तो जब ये सरकार सत्ता में आई है, तो उसमें से एक तबका है कि वो पूरी ईमानदारी सच्चाई से राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। दूसरा, उसने जो पुराना मॉडल है वो लेके, वो बैग लेके वो अपना ब्रोकरेज में इकट्ठा हो गए हैं, वो गलत है। आरएसएस को पहले इंटरनली प्योरीफाई कीजिए कि
बातचीत कीजिए, हमारे जैसे लोगों से भी बातचीत कीजिए कि अपने लोगों का कैरेक्टर ठीक रखें। और आरएसएस एक सोसाइटी की बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन रही कि हर क्राइसिस में, हर आपदा में वो वॉलंटियर्स हैं जाके मदद करते रहे हैं देश और समाज की, तो वो कैरेक्टर बनाए रखें। मतलब सर हर इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ मतलब इस कमी तरह की है। चीज़ें हैं उनको ठीक करने की आप बिल्कुल ज़रूरत ज़रूरत है। समझते और हैं। ये जो अटैक करने की बात है, तो देखिए आरएसएस के जरिए जो सो कॉल्ड हिंदूज़ हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं आरएसएस को कहता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी पीपल, जिसकी अच्छी बातें भी हैं, जी। लेकिन उसमें से डिसऑनेस्टी आ रही है, उनको दूर करें और आरएसएस को भी मजबूत करें। हाँ। मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ आरएसएस को ही मजबूत करें, कांग्रेस का भी कोई वॉलंटरी सर्विस वाले लोग हों जो ईमानदारी, वो भी मजबूत करें, सारे मजबूत होकर रहें। सर ये अपने आपस में मजबूती की कंपटीशन बात, वही रहे। मजबूती की बात आपने कही, तो सर जो मूवी में जैसा बताया गया धुरंधर में कि क्या किसी विदेशी डिप्लोमेट ने वाकई मतलब रॉ की जितने भी जानकारी लीक की थी उसके कारण क्या हमारे एजेंट्स मारे गए? देखिए, इस पे मैं स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट कोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारा सिस्टम बहुत लीक करता है। मैंने कोर्ट के ओके। पब्लिक डॉक्यूमेंट में भी कहा है कि हमारे सिस्टम ऐसे बना है कि रॉ के अफसरों को बहुत परेशानी होती है, स्ट्रेट वे उनको डिटेक्ट कर दिया जाता है। विदेशी क्या, बी रमन साहब की किताब है, उन्होंने कहा कि हमारे लोग डिप्लोमेट ही एक्सपोज कर देते हैं, बहुत से लोग एक्सपोज कर देते हैं। तो लोग मेंटली ट्रेन नहीं है, तो इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है कि देखिए जो लोग चुपचाप आपके लिए काम कर रहे हैं तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और वही नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ सीक्रेसी होती है, रॉ को छोड़िए, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सीआईए जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ लोग ये एलेज करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ड्रग ट्रैफिकिंग करती है, और जो लोग एलेज करते हैं उनको परेशान किया जाता है, उनके लोग भी कहते हैं। तो जहाँ सीक्रेसी होती है वहाँ पे गलत दो चीज़ें होती है कि गलत लोग उसके भीतर होते हैं, वो परेशान करते हैं। दूसरा, बाहर के लोग, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ सिस्टम लीक कर रहा है, उसमें बहुत से लोग, अब आपके देश के लोग इतने वो साइकोलॉजिकली करप्ट हो चुके हैं, सॉरी थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं बोल रहा हूँ, वो इतने साइकोलॉजिकली करप्ट हो चुके हैं कि वो एक्सपोज कर देते हैं, वो इतने सेंसिटिव नहीं है, वो रिसेप्टिव नहीं है। तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा सरकार के हाईएस्ट लेवल के लोगों से, दूसरे लेवल के लोगों से भी, कि देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर की इंटेग्रिटी इंश्योर कीजिए, लेकिन उसके बाद जो है इसके किसी भी काम करने वाले लोगों के काम को रिकग्नाइज कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए कि ये बिना नाम, बिना शोहरत, बिना दौलत की लालसा के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं, या नींव के पत्थर बन के काम कर रहे हैं। इनका अधिक से अधिक सम्मान और सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए। ठीक है सर। सर और जो आपके जैसे ही मतलब रॉ में जाना चाहते हैं या आपके जैसे टीचर्स बनना चाहते हैं, ताकि मतलब एक बहुत बहुत अच्छा एक बेस खड़ा हो सके, और जितनी आपने बात कही कि मतलब सब जगह कुछ ना कुछ, एक तो मुझे लगता है कि नियत अच्छी हो, सुधार की सब जगह ज़रूरत है, तो क्या होना चाहिए सर? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? टीचर तो स्ट्रेट अवे आप बन नहीं सकते, आप जो प्रैक्टिशनर बने, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी कमिटमेंट दिखाएं, अच्छी विजडम दिखाएं, तभी टीचर बन सकते हैं। या मैं तो हेड टीचर था, विजडम टीचर कैसे मिलेगा सर? सबसे ये इम्पोर्टेंट मैंने कहा कि देखिए आप जो है, ये जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है बहुत क्लरिकल एजुकेशन सिस्टम है। तो मेरे पास 2 डिग्री, एक तो डिप्लोमेसी में मेरे पास एमफिल है, दूसरा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में एमफिल है, लेकिन इसके अलावा मैंने बिहेवियरल बायोलॉजी पढ़ा है, मैंने एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पढ़ा है, मैंने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ा है खुद। बहुत हार्वर्ड तो नहीं गया, लेकिन उनके हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के बहुत सारे कम्युनिकेशन से चीज़ों को पढ़ा। मैंने सारे मेजर सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री पढ़ी है, और हिस्ट्री बहुत एंशंट केस है, मैंने ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है। तो ये तमाम चीज़ों को जब मैं फ्यूज़ करता हूँ, और उसके बाद एक्सपीरियंस रहा करीब 20-25 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये मौका मिला पढ़ाने का। वो इसलिए मौका मिला कि जब मैं नौकरी छोड़ के जाना चाहता था, तब कहा गया कि नहीं, आप अपना ये पढ़ा के जाइए। और कैसे, उसके पहले मेरी ट्रेनिंग शुरू होती है जब मैं अल्ट्रा लेफ्ट स्टूडेंट लीडर था प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट रिकॉर्ड था 2 साल तक। और उसके बाद जो है मैं पढ़ाई छोड़ के मैं अंडरग्राउंड चला गया, या अल्ट्रा लेफ्ट पॉलिटिक्स में चला गया। तो मेरा अनुभव कुछ अलग रहा है, तो उस वजह से बना। तो जो भी यहाँ पे बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हमेशा से होते आए मतलब हैं। काफ़ी पढ़ना है और अनुभव भी है, प्रैक्टिकल और पढ़ाई दोनों को, प्रैक्टिकल पढ़ाई प्लस एक्सपीरियंस दोनों के बाद जो है आप बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगन होनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि अभी कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है, मैं उन तमाम चीज़ों से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी मोटिवेटेड लोग हैं उनके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। मेरे ख्याल से वो पता करेंगे तो पता चल जाएगा। मैं उन तमाम चीज़ों से अलग हो गया हूँ, मैं सिर्फ जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस कर रहा हूँ। सर तो जियो पॉलिटिक्स पे हमने काफ़ी चर्चा की, नेशनल सिक्योरिटी पर भी चर्चा की, और मेरे मन में जो बहुत सारे डाउट्स थे, क्योंकि आपने बताया कि आपके बारे में हमें जानने को इतना मिल नहीं पाता, इतना सब
छुपा हुआ रहता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मेरे साथ साथ जो आम जनता है उनके मन में जो सवाल होंगे वो मैंने रखने की कोशिश की। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर हमें Thank you ज्वाइन so करने के much. लिए। मुझे लगता है Thank कि you so बहुत much. फ्रूटफुल रहा होगा ये पॉडकास्ट, लोगों को बहुत पसंद भी जरूर थैंक यू आएगा। सो मच। और मैंने क्या किया, कोई भी टैक्टिकल बात बिल्कुल नहीं नहीं, वो की, बहुत और वो important है। सीक्रेट ही रहेगी, वो हमारे साथ ही जाएगी, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट के लेवल पे डिस्कशन होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने थैंक के यू सो लिए। मच, थैंक यू सो मच।